यस एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, मनी एंड बैंकिंग यूनिट में हम लोग बैंकिंग टॉपिक के अंदर मनी क्रिएशन या कह सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन अच्छे से समझ चुके थे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं और सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री का बैंकिंग स्ट्रक्चर को कैसे कंट्रोल करता है, उसमें कैसे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाता है या उसको कम करता है। ये सारी चीज़ें बस हमारी बची हैं, इसको हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं, सेंट्रल बैंक की बात करते हैं। तो सेंट्रल का मतलब क्या होता है? सेंट्रल का मतलब होता है सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब जिसके पास फाइनल अथॉरिटी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल बैंक। जैसे कि आप देखते हैं, अगर हम लोग लीगल मामलों की बात करें तो कोर्ट्स की बात करें बेटा, कोर्ट में सबसे पहले आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आती हैं हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट के बाद कौन सी कोर्ट आती है जिसके पास सुप्रीम पावर है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ऐसे बेटा कमर्शियल बैंक्स हैं और कमर्शियल बैंक के ऊपर जो बैंक है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, रिजर्व बैंक जो इंडिया का है यही हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री में सेंट्रल बैंक के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यूएसए की, वहां पर जो उनका सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम या फेडरल रिजर्व भी उसको बोलते हैं। चलिए बेटा पढ़ते हैं इसको। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स का अगेन मतलब ये होता है सुप्रीम बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं बेटा? इसको आप एक निमोनिक से लर्न कर सकते हैं, CORD। सी का मतलब जो कंट्रोल करता है, ओ का मतलब जो ऑपरेट करता है, आर का मतलब जो रेगुलेट करता है और डी का मतलब जो डायरेक्ट करता है। कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट, ये कमर्शियल बैंक को बेटा कंट्रोल करता है, मतलब चलाता है। ऑपरेट का मतलब उनके ऑपरेशंस में ध्यान देता है कि वो सही से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। उनको रेगुलेट करता है, मतलब उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाता है कि कहीं वो किसी रूल को, रेगुलेशन को बिना फॉलो किए तो नहीं बैंक चला रहे। और उनको डायरेक्शन देता है द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम चल रहे हैं उन सबको कोऑर्ड करता है। कोऑर्ड का मतलब कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट और डायरेक्ट कौन करता है? एक एपेक्स बॉडी है और वो एपेक्स बॉडी को बोला जाता है सेंट्रल बैंक। ओके बेटा, इट इज नोन एज द एपेक्स सुप्रीम बॉडी एज इट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट पोजीशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। जैसे बेटा लीगल सिस्टम में टॉप मोस्ट पोजीशन किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। ऐसे ही बैंकिंग स्ट्रक्चर में जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो है सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई की। जैसे कि बेटा कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट अकेली एक ही कोर्ट है, हालांकि हाई कोर्ट बहुत सारी हैं बेटा। हाई कोर्ट इंडिया के अंदर बहुत सारी हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही है। सिमिलरली कमर्शियल बैंक तो बहुत सारे हैं, HDFC, ICICI और भी बेटा SBI, PNB, देयर आर मैनी कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। हर एक जो फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री है उनका अपना एक सेंट्रल बैंक है, जिसमें से इंडिया का बैंक को बोलते हैं रिजर्व बैंक, और ऐसे ही मैंने आपको US का बताया उसको बोलते हैं बेटा फेडरल रिजर्व। आइए बेटा उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सो इंडिया सेंट्रल बैंक इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935, मतलब इवन बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, उससे पहले से बेटा आरबीआई एस्टेब्लिश्ड है। तब वो पूरा का पूरा ही इंडिया था। आई होप यू ऑल नो, जिसको हम लोग अनडिवाइडेड इंडिया बोलते थे। फिर वो डिवाइड हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान दो कंट्रीज इमर्ज हो गई फ्रॉम 1947। बट ये हमारा जो आरबीआई है दैट इज प्री इंडिपेंडेंस 1935 1 अप्रैल से ही एस्टेब्लिश्ड है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो एक्ट पास हुआ था उससे भी एक साल पहले 1934 में। सेंट्रल बैंक इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्री। अलग अलग देशों में हर देश का सेंट्रल बैंक अलग है। जैसे इंडिया की बात करें उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई। यूके की बात करें बेटा उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। ओके बेटा, यूके के अंदर भी बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन जो उनका रिजर्व बैंक है या कह सकते हैं उनका सेंट्रल बैंक है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड। एंड इन यूएसए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, फेडरल रिजर्व सिस्टम उसको बोला जाता है। ये हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, ये उनके कुछ नाम है।
अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं। हम कमर्शियल बैंक के फंक्शन तो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, बेटा वो तो हमने पढ़ लिए। लेकिन सेंट्रल बैंक का काम ही क्या है, इनको क्यों आपने इतनी बड़ी पदवी दे रखी है, पोजीशन दे रखी है, इनका क्या काम है? तो बेटा इनका अगर मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में काम बताऊं तो ये होता है, जो भी पब्लिक के लिए, जो भी बेटा आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक अपनी सेवाएं देता है, अपनी सर्विसेज देता है, जो कमर्शियल बैंक का पब्लिक से रिश्ता है बेटा, ध्यान रखना, वही सेंट्रल बैंक का, वही सेंट्रल बैंक का किससे रिश्ता है? कमर्शियल बैंक से। ओके बेटा, कमर्शियल बैंक से भी और गवर्नमेंट से भी, और भी जो अथॉरिटीज़ होती हैं या फॉरेन अथॉरिटीज़ भी होती हैं, उन सब का जो रिलेशन है वो सेंट्रल बैंक से बिल्कुल वैसा ही है जैसे आम जनता का किसके साथ है? कमर्शियल बैंक के साथ। जैसे आम जनता अपने पैसे डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास करती है, बेटा कमर्शियल बैंक खुद अपने पैसे सेंट्रल बैंक के पास करते हैं। गवर्नमेंट खुद, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके अकाउंट सेंट्रल बैंक में ओपन है और वहां पर वो पैसा डिपॉजिट करते हैं, वहां से वो लोन लेते हैं। ऐसे बेटा और भी अथॉरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉरेन अथॉरिटीज़ होती हैं, वो सब भी अपने बैंक सेंट्रल बैंक में ओपन करते हैं, वो कमर्शियल बैंक में नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो आम जनता है, हमारे बैंक अकाउंट कमर्शियल बैंक में ओपन होते हैं। तो ये गवर्नमेंट का बैंक है, ये कमर्शियल बैंक का भी बैंक है सेंट्रल बैंक, और वेरियस अथॉरिटीज़ का बैंक है, ये इसका बेसिकली फंक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो आरबीआई परफॉर्म करता है, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज करेंसी इशू, नोट छापना। ये कौन करता है बेटा? ये भी सेंट्रल बैंक आरबीआई करता है। आपने कभी करेंसी देखी होगी, आई एम प्रीटी मच श्योर, उसमें आपने आरबीआई जरूर पढ़ा होगा, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसीलिए उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि वो आरबीआई करेंसी नोट इशू करता है। आइए बेटा इसको हम लोग पढ़ें। एज द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री द आरबीआई परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। क्या 5 फंक्शन परफॉर्म करता है? करेंसी की पूरी अथॉरिटी आरबीआई के पास है बेटा, पैसे छापना खाली आरबीआई कर सकता है, कमर्शियल बैंक को पावर नहीं दी जा सकती कि तुम भी करेंसी छाप सकते हो। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बेटा गवर्नमेंट का ही बैंक है सेंट्रल बैंक, जैसे पब्लिक का बैंक है कमर्शियल बैंक, और गवर्नमेंट का खुद का बैंक अकाउंट है सेंट्रल बैंक में। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बेटा सारे कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है, उनके भी अकाउंट खोलता है और उनको गाइड करता है। जैसे आम जनता को एडवाइस और इनकम टैक्स कंसल्टेंसी और बाकी चीज़ें कमर्शियल बैंक देता है, हम पढ़ चुके हैं, तो वही एडवाइस गवर्नमेंट को और कमर्शियल बैंक्स को कौन देता है? सेंट्रल बैंक देता है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, पूरे देश के अंदर मनी सप्लाई बराबर है कि नहीं है, कहीं मनी सप्लाई कम तो नहीं है तो और नोट छापेंगे, कहीं ज़्यादा तो नहीं है तो कंट्रोल करेंगे कि लोगों के ऊपर महंगाई का बर्डन डालें। तो ये सब चीज़ें, महंगाई बढ़ाना है, कम करना है, जो भी करना है, ये सब आरबीआई कंट्रोल कर सकता है, दैट इज अवर सेंट्रल बैंक। एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे देश में जितने भी डॉलर हैं या और भी कोई फॉरेन कंट्री की करेंसी है जो बेटा हम लोग गोल्ड दे के अपने पास रखते हैं, उसका जो कस्टडी है वो भी सेंट्रल बैंक है, उसके पास ये करेंसीज पड़ी होंगी। और कल को हमें कोई भी फॉरेन कंट्री से कुछ खरीदना होगा, गोल्ड इंपोर्ट करना है और कुछ भी करना है, तो इन फॉरेन करेंसी से हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे आजकल आपको पता है बेटा वॉर चल रही है, ओके, तो उस चक्कर में जो ऑयल है वो इंडिया में बड़ा मुश्किल से आ रहा है और हमको फॉरेन करेंसी ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो दैट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आइए बेटा एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, करेंसी की अथॉरिटी या ये जो बैंक है इसको बैंक ऑफ इशू बोलते हैं, क्योंकि खाली यही करेंसी का नोट इशू कर सकता है। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी, सोल का मतलब होता है बेटा ओनली, सोल का मतलब होता है ओनली, जैसे आप पढ़ते हैं ना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उसमें एक ओनली एक ही सेलर होगा, एक ही ओनर होगा, इसलिए उसको सोल बोलते हैं। सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट, उनके पास अकेला राइट है पेपर करेंसी नोट छापने का। बेटा ध्यान देना, एक्सेप्ट 1 रुपी वाला नोट और क्वाइन। तो सर ये 1 रुपी का जो नोट होता है, हालांकि आजकल कम देखने को मिलता है, वैसे तो बेटा एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में है, या जो क्वाइन होते हैं ये कौन इशू करता है बेटा? ये आरबीआई नहीं इशू करती, ये इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो हमारी कंट्री में अभी हेड कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन बेटा फाइनेंस मिनिस्टर हैं और
उनके हेड में, उनके कंट्रोल में फाइनेंस मिनिस्ट्री चलती है, जिनके पास अथॉरिटी है 1 रुपए वाला नोट छापने की और सारे सिक्के छापने की। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में एमसीक्यू बेस पे या कैसे भी। और बाकी जो सारी करेंसीज है बेटा, वो सारी करेंसी कौन प्रिंट करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही प्रिंट कर सकता है। ओके बेटा, सो ऑल द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनिटरी लाइबिलिटी, वो उनकी लाइबिलिटी रहती है। दैट इज सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद एसेट। बेटा वो जितनी मर्जी करेंसी नहीं छाप सकता। आपको लगता होगा सर हमारी अपनी मशीन है करेंसी नोट प्रिंट करने की, तो क्यों ना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया प्रिंट कर दिया जाए और हर एक आम आदमी को बांट दिया जाए। जितने मर्जी प्रिंट करते रहो, 24 घंटे मशीन को बोलो तो करेंसी प्रिंट करती रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज नो। बेटा जितनी करेंसी एक देश प्रिंट करता है, उसको उस करेंसी के बराबर कुछ एसेट्स को रखवाना पड़ता है गिरवी, और उतनी ही करेंसी वो अपने देश की प्रिंट कर सकता है। ऑफ इक्वल वैल्यू आपको एसेट्स रखवाने पड़ेंगे टू एनहेंस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेपर करेंसी, जिससे लोगों का विश्वास अपने देश की करेंसी में बढ़ा रहे। क्योंकि अगर ये नहीं होगा और आप एसेट्स नहीं रखवाएंगे, प्रिंट करते रहेंगे करेंसी, तो बेटा उससे कोई अमीर नहीं होने वाला, उससे महंगाई ही बहुत बढ़ जाएगी। कि पैसा तो सबके पास है, लेकिन बेटा मान लो कोई भी छोटी सी चीज, आपका मैगी का पैकेट ही जो आज शायद मान लेते हैं आप एक 15 रुपए का लाते हैं, वही बेटा 200 रुपए का बिकेगा। तो क्या फायदा हुआ? मेरे पास लाखों रुपए सरकार ने मुझे दे दिए, बेटा महंगाई भी उसी लेवल पे बढ़ गई, तो मिलेगा मुझे आज भी उतना ही जितना मैं पहले कंज्यूम करता था, क्योंकि चीजें महंगी बहुत हो जाएंगी। और एक छोटी सी चीज, बहुत साल पहले एक कंट्री जिसका नाम है जिम्बाब्वे, वो समझ ही नहीं पाई कि ऐसे भी हो सकता है। उनको लगा हमारा देश तो बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है, चलो हम बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट करते हैं। और बेटा उन्होंने अपने जो करेंसी के एक एक नोट है, आप देख सकते हो गूगल पे आपको मिलेगा, 1 के आगे 0 0 0 पता नहीं कितने ही जीरो बना के ऐसे बड़े बड़े नोट छाप दिए कि सबको दे देंगे और सब अमीर हो जाएंगे। वो सीधे भोले लोग ये नहीं समझे कि आपके पास उसके कंपैरेटिवली कोई प्रोडक्शन थोड़ी बहुत हो जाएगी, कोई सामान थोड़ी बहुत हो जाएगा, तो वो नोट क्या होगा, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, बस उनकी करेंसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई। बेटा आप ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में देखेंगे जो अमाउंट है करेंसी का बहुत ज़्यादा है, और मिलता बेटा उसमें वही है जो आपको मिलता है। आई विजिटेड सम ईयर्स बैक इंडोनेशिया। बेटा आप इंडोनेशिया कभी विजिट करेंगे, आपका कोई नॉन पर्सन गया होगा, हाँ बेटा वही जगह जहाँ बाली पड़ता है। बाली इज़ अ वेरी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, नाउ डेज लोग बहुत जाते हैं बाली में। तो बेटा वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर जो करेंसीज के अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर बेटा 50,000 रुपये का एक नोट होता है, 1 लाख रुपए का नोट होता है, ऐसी ऐसी करेंसीज होती हैं। आप एक नॉर्मल सा भी लंच डिनर करेंगे तो आपका 2 लाख 3 लाख रुपया लग जाएगा। सर 2 लाख 3 लाख रुपया? हाँ बेटा, पर वो इंडोनेशियन रुपी है, इंडोनेशियन करेंसी है, उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे अपनी इंडियन करेंसी में तो वो आपका 3 लाख रुपए भी लगभग मान लो वो 2,000 रुपए के बराबर होगा। तो 2,000 तो हम वैसे भी लंच डिनर पे खर्च कर ही देते हैं, और वैसे देखा जाए उनकी कंट्री में आपने 3 लाख रुपया खर्च करा। तो दैट इज ओनली बिकॉज उनकी कंट्री की करेंसी बहुत वीक है और उसका डिनोमिनेशन बहुत हाई है। इसलिए बेटा हमें कभी भी करेंसी ऐसे ही नहीं छापनी चाहिए जब तक उसके बैकअप में उतने एसेट्स ना हो हमारी कंट्री के पास। ठीक है जी। एसेट्स क्या क्या होते हैं? एसेट यूजली कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि बेटा इसकी जनरली वैल्यू डिक्लाइन नहीं होती। गोल्ड बुलियंस, बुलियन क्या होता है बेटा? गोल्ड की छोटी छोटी ईंट होती हैं, ब्रिक जिसको बोलते हैं, वो होती हैं जिनमें बिल्कुल भी खोट नहीं होता, कोई भी कमी नहीं होती, और ये बिल्कुल 24 कैरेट में आपको मिल जाता है। फॉरेन सिक्योरिटीज आप रखवा सकते हैं, एंड डोमेस्टिक गवर्नमेंट लोकल करेंसी की भी सिक्योरिटी आप रखवा सकते हैं, जिसके बिना पर ही आपको नोट छापने की उतनी इजाजत दी जाएगी। क्या बेटा सब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कंट्री में सेंट्रल बैंक कैसे करेंसी छापता है और क्यों वो अनलिमिटेड करेंसी नहीं छाप सकता? यस एवरीवन, फटाफट से मुझे मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे, क्योंकि ये बड़ा लोगों के अंदर क्यूरोसिटी है इस क्वेश्चन को लेकर और क्लैरिटी नहीं है। बेटा नोट ज़्यादा छापने से कुछ भी नहीं होगा अगर आपके पास पैरेलली उतनी प्रोडक्शन नहीं है, उतने गुड्स नहीं है। वही चीज़ जो 10 रुपए की है वो 100 रुपए की मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आप अमीर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। यस सर, क्लियर क्लियर, यस सर। चलिए बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, तो आइए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या हैं कि सारे के सारे नोट छापने का पावर आरबीआई को दिया हुआ। बेटा इसका बहुत एडवांटेज है। अगर हम अलग अलग एसोसिएशंस को या कमर्शियल बैंक को भी पावर दे देंगे कि तुम भी नोट छापो या किसी और को भी दे दे, तो बेटा क्या होगा?
जो करेंसी है ना उसमें समानता नहीं होगी, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। किसी का शायद करेंसी का साइज बड़ा हो, किसी का थोड़ा छोटा हो, किसी का जो पेपर यूज हो रहा है करेंसी में वो अलग हो, किसी का अलग हो, किसी के इंक में थोड़ा कलर में फर्क हो, तो बेटा पब्लिक को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि ये जो करेंसी है ये सही है या ये फेक है। अभी एक ही डिपार्टमेंट करेंसी इशू कर रहा है तो उसको पता है मुझे क्रोनोलॉजी ऑफ नंबर क्या देने हैं। बेटा आपको पता है ना करेंसी नोट में नंबर होते हैं। अब कमर्शियल बैंक को भी आपने बोला तुम भी नोट छापो, हम भी छाप रहे हैं, और भी किसी को बोल दिया, तो बेटा वो जो क्रोनोलॉजी है वो कभी भी प्रॉपर फॉलो नहीं हो सकती। बेटा सब मिसमैच करेंगे। आपने भी एक नंबर का नोट छाप दिया, किसी और ने भी छाप दिया, तो देयर विल बी नो कंट्रोल ऑन करेक्ट एस्टिमेशन कि आपके देश में कितने करेंसी छप चुके हैं, कितने करेंसी पब्लिक के पास है या आपकी इकोनॉमी में घूम रहे हैं। इसका सही अंदाजा लगाना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा जी, जैसे कि आप सोचो अगर आज गवर्नमेंट ये पता लगाने लगे कि हमारे देश में इंजीनियर कितने हैं, हमारे देश में डॉक्टर कितने हैं, हमारे देश में बीकॉम ग्रेजुएट कितने हैं, तो कभी भी बेटा गवर्नमेंट इसका सटीक अंदाजा नहीं लगा सकती। सर ऐसे कैसे नहीं लगा सकती? बेटा बिकॉज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स और भी जो डिग्री होल्डर्स हैं ये अलग अलग कॉलेजेस से डिग्री ले रहे हैं। कोई एक कॉलेज इनको डिग्री नहीं बांट रही, तो हमें क्या पता कौन सी कॉलेज ने कितने लोगों को पास आउट किया। किसी कॉलेज ने ज़्यादा करा, किसी ने कम करा, पूरा डेटा भी ट्रूथ नहीं आएगा। इतने सारे कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेजेस हैं बेटा जो इंजीनियरिंग की डिग्री दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो नहीं है। देयर आर मैनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एज वेल, वो डाटा करेक्ट दें, सही दें, गलत दें, वी कैन नॉट मेक इट वेरी वेरी श्योर। इसलिए बेटा कभी भी कंट्री की पॉपुलेशन का भी बिल्कुल 100% करेक्ट आइडिया नहीं लग सकता, ये सब अप्रोक्सीमेट फिगर्स होती हैं। बट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, मैं आपसे बेटा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर पूछिए बेटा, क्या अगर आज गवर्नमेंट को ये पता लगाना हो कि कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे देश में बन चुके हैं, क्या वो बिल्कुल सही आंसर दे सकती है कि नहीं? कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारी कंट्री से बन चुके हैं, कितने आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं जो यूपीएससी क्वालिफाइड करते हैं, ये सब डाटा अगर उनको निकालना हो, क्या वो बिल्कुल करेक्ट डाटा निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, सब बच्चों ने यस सर बोला, मुझे समझ में आ गया कि इससे आपको बात समझ में आ गई है। चलो मैं रीजनिंग भी तुमसे पूछता हूं, ऐसा क्यों है? क्यों बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट डाटा जब गवर्नमेंट से आप मांगोगे वो बता देंगे कि एज ऑन आज जो भी डेट है, एज ऑन दिस डेट तक इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड हो चुके हैं टिल डेट, ये बेटा कैसे वो बिल्कुल करेक्ट बताएंगे और बहुत जल्दी, जबकि वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या और भी बेटा जो डिग्री होल्डर्स है उनका डाटा करेक्ट नहीं बता सकते। ये वो क्यों बताएंगे? बच्चे कह रहे हैं ओनली वन इंस्टीट्यूशन, ICAI, बच्चों को ये भी पता है, बहुत बढ़िया बेटा, ओनली वन इंस्टीट्यूशन। आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। आप किसी भी कॉलेज से CA नहीं कर सकते बेटा, कोई कॉलेज नहीं होता CA के लिए। CA के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब किसी को भी CA बनना है उसी इंस्टीट्यूट में एनरोल करना पड़ेगा, उसी के एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे, चाहे कोई दिल्ली से एग्जाम दे रहा है, उत्तराखंड से दे रहा है, महाराष्ट्र से दे रहा है, कर्नाटक से दे रहा है, वेस्ट बंगाल से दे रहा है, कहीं से भी दे रहा है बेटा, वही सेम पेपर देना है, उनके कंट्रोल में है, वही पास करेंगे, तो उनका डेटाबेस बिल्कुल करेक्ट बनता है कि इस साल कौन से 10-12 हज़ार लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो वो तो बेटा एक ही अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, उनके पास सबको दिए हुए मेंबरशिप नंबर हैं, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से बांट रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, किसी और को पावर ही नहीं दी हुई, इसलिए सबकी नॉलेज में भी यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि सबने सेम करिकुलम पढ़ा है, सबने सेम स्टडी मटीरियल पढ़ के पास हुए हैं। जबकि इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है बेटा, कुछ कॉलेज तो हैं टॉप नॉच, जैसे कि IIT, वहाँ की स्टडी के लिए पहले आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है और फिर उनकी स्टडी भी थोड़ी हार्ड रहेगी। और बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ से आपको इंजीनियरिंग करनी है बेटा, कोई एंट्रेंस भी नहीं दिया हुआ तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, पेपर का लेवल भी डाउन हो सकता है। तो हर एक तरह के वहाँ पर कैटेगरी है। सिमिलरली इन BCom एंड वेरियस अदर कोर्सेज, बट ICAI बेटा सिर्फ एक ही पेपर देता है और सब बच्चों को वही पेपर करना है। वो कहीं पर भी बैठ के पेपर दे रहा है, पूरे इंडिया में कहीं पर भी पेपर दे रहा है, वही पेपर सॉल्व करेगा, अगर पास होगा तो अगले लेवल पर जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। तो पूरा कंट्रोल जहाँ पर रहता है वहाँ पर बेटा ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। इसलिए हमारी कंट्री में करेंसी छापने का, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है बेटा, बहुत सेंसिटिव एरिया, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट ने अपने पास रखा, दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। ये सबसे बड़ा उसका कारण है।
आइए बेटा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी नोट सर्कुलेशन। बेटा करेंसी नोट बांटने के लिए यूनिफॉर्मिटी रहेगी। जैसे आपके स्कूल में एक ही ड्रेस कोड है, सब एक बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो मान लो कभी आपके स्कूल वाले आपको कहीं वाटर पार्क लेके गए या कहीं और लेकर गए घुमाने पिकनिक वगैरह पे, तो आपके स्कूल के बच्चे जो भी हैं बेटा 100-200 जितने बच्चे गए अलग ही दिखेंगे। सर कैसे? क्योंकि बेटा उनकी सेम यूनिफॉर्म है। ऐसे ही बेटा हमारी करेंसी भी बिल्कुल सेम दिखनी चाहिए, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए एक ही अथॉरिटी को पावर दी। नेक्स्ट इज इट गिव्स सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। उसको ज्यादा मनी सप्लाई भेजना है पब्लिक के बीच में या कम करना है, पूरा कंट्रोल उसके पास है बेटा। उसको ज्यादा भेजना है ज्यादा प्रिंट करेगा, कम भेजना है कम करेगा, और लोगों से एडवाइस मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं तो उसको बोलना पड़ता कि भाई तुम भी कम छापो, हम भी कम छाप रहे हैं क्योंकि देश में बहुत पैसा आ चुका है और इससे क्या होगा बेटा, चीजें जो है महंगाई और बढ़ सकती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए बस उसको अपने पास ही एस्टिमेशन करना है। अब बेटा हमारा इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही करता है, लगता है इकोनॉमी में अभी इतने सीएस की जरूरत नहीं है तो थोड़ा रिजल्ट कम कर देता है, और लगता है अभी सीएस की बहुत जरूरत है तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है, क्योंकि उसको बस खुद को ही कंट्रोल करना है। उसको किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बोलना नहीं है तुम भी ज्यादा सीए बनाओ या तुम कम बनाओ। ओके, इसीलिए बेटा सोल पावर एक ही अथॉरिटी को दी जाती है, बिकॉज करेंसी विद पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। आपको पता है बेटा, हम पढ़ चुके हैं, जो पब्लिक के पास मनी है वो भी मनी सप्लाई का पार्ट है। It enables the government to have supervision and control over the central bank with respect to issue of note. गवर्नमेंट को पता है मुझे नोट के लिए बस एक ही अथॉरिटी पे नजर रखनी है बेटा, निगरानी रखनी है, दैट इज आरबीआई, क्योंकि नोट छाप ही वही रहा है। और 5-10 लोगों को नोट छापने की जिम्मेदारी दे दी तो गवर्नमेंट को सब पे निगरानी रखनी पड़ेगी। और बेटा जितने डिपार्टमेंट बढ़ेंगे, करप्शन है कंट्री में, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होता चला जाएगा। हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ बेटा, नोटबंदी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये बात किसी भी जनमानस तक क्यों नहीं पहुंची, पब्लिक तक एक बात क्यों नहीं पहुंची, जब तक मोदी जी रात को 8 बजे टीवी के आगे नहीं आए, उससे पहले क्यों नहीं पहुंची, मुझे बताओ आप लोग। कैसे ये बात इतनी अच्छे लेवल तक कॉन्फिडेंशियल बनी रही? क्या मोदी जी खुद नोट छाप रहे थे? नहीं सर, वो तो बहुत सारे लोग होंगे, लेबर भी होगी, बहुत सारे डिपार्टमेंट मतलब बहुत सारे ऑफिशियल्स होंगे, तब भी बेटा बात इसलिए कॉन्फिडेंशियल बनी रही क्योंकि नोट तो खाली आरबीआई के एक ही डिपार्टमेंट में छपने थे। अलग अलग लोगों को ये चीजें दे दी होती तो बेटा कहीं से भी किसी भी वर्कर या किसी भी व्यक्ति से बात बाहर चली जाती, तो बेटा एक बार बात बाहर जाती है तो वो कई जगह अपने आप ही फैलने लग जाती बेटा। वो नोट छापने वाला मान लो कोई वर्कर या कोई भी पर्सन अपने घर में ही जाएगा और घर में ही बोलेगा कि मैं तो जिस जगह पर काम करता हूं ना, वहां तो नए नोट छप रहे हैं और पुरानी करेंसी बंद होगी, ऐसा चल रहा है। तो बेटा उसके बच्चे ने सुन लिया कि पापा तो ऐसे कह रहे थे। बच्चा अगले दिन स्कूल गया और स्कूल में उसने कह दिया कि मेरे पापा तो ऐसे कह रहे थे, वो ऐसी जगह पे काम करते हैं कि वहां पर नए नोट छप रहे हैं और पुराने वाले बंद हो जाएंगे। अब बेटा जब स्कूल में चला गया तो 40 बच्चों को पता चल गया। अब वो 40 बच्चे अपने घर गए, उन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया, फ्रेंड्स को बताया। अब तो बेटा वो इन्फॉर्मेशन आग की तरह फैल जाएगी, बट नहीं फैली, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। दैट इज ओनली बिकॉज गवर्नमेंट नोज दैट वी हैव टू कंट्रोल ओनली वन इंस्टीट्यूशन, दैट इज आरबीआई एंड देयर वर्कर्स एंड ऑफिशियल्स। हमें और कहीं किसी को नहीं पकड़ना, नहीं हमें कॉन्फिडेंशियलिटी देनी, हमें बस इनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना। और दिस इज द रीजन इतनी बड़ी बात भी किसी भी एक आम इंसान तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है बेटा, तो दैट वाज अ वेरी बिग मूव। यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने उनसे काम लिया होगा, कि वो काम भी आपके साथ कर रहे। ओके बेटा, और तब भी किसी को पता नहीं चलने दिया। इसीलिए बेटा ये खाली एक ही अथॉरिटी को दिया जाता है। इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। ये पब्लिक के अंदर विश्वास पैदा करता है करेंसी को लेकर। करेंसी से पब्लिक का ट्रस्ट आता है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल करेंसी है, हमारे देश में इशू हुई है। सब लोग बनाते रहेंगे तो बेटा उसकी वो बात नहीं रह जाएगी। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी आपकी करेंसी की एक वैल्यू बनी रहती है अगर आप एक ही अथॉरिटी को देते हैं। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर हमने सुना है प्लास्टिक करेंसी आ रही है, तो ये तो हमें पता चल गया। बच्चे का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी गुड बेटा, बच्चे अवेयर हैं आज के टाइम पे। अदरवाइज बच्चे खाली बुक्स पढ़ते रहते हैं और न्यूज़ नहीं पढ़ते। कम से कम फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़ तो हमें पढ़नी चाहिए, बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट। बेटा आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्लास्टिक के पॉलीमर नोट्स कंट्री इशू कर रहा है, आरबीआई इशू कर रहा है, बट दैट इज नॉट डीमोनेटाइजेशन।
ऐसी चीज नहीं है जो आपसे छुपाने की जरूरत है या पब्लिक को किसी तरीके से दिक्कत आएगी। वहां तो जब अनाउंस भी होगा, गवर्नमेंट ओपनली अनाउंस करेगी कि अब अपन लोग दूसरी करेंसी ला रहे हैं और आपकी जो पुरानी करेंसी है वो आपको एक दिन में देने की भी जरूरत नहीं है बेटा। वो जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास आती जाएगी, बैंक्स के पास आती जाएगी, वो रखते जाएंगे और फिर जब आपको पैसा चाहिए तो आपको प्लास्टिक पॉलीमर नोट्स मिलेंगे। दिस इज नॉट डीमोनेटाइजेशन। और बल्कि क्या पता वो बोले भी ना, सीधा कभी कभी आपको दिखने लग जाएंगे एटीएम से प्लास्टिक नोट्स मिल रहे हैं। बैंक जाओ, उनको बोलो मुझे 20,000 चाहिए मेरे अकाउंट के, वो प्लास्टिक नोट्स दे दें और धीरे धीरे बेटा तुम्हारे ओल्ड जो करेंसी है पेपर वाली वो अपने पास रखते रहे। तो सूनर और लेटर 5 से 8 महीने में आप देखेंगे अपने आप ही जो पेपर वाली करेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम का मतलब सारी ही बैंक ले चुका होगा और अल्टीमेटली हमारी कंट्री में जो नोट्स रह जाएंगे वो प्लास्टिक पॉलीमर नोट्स ही रह जाएंगे बेटा। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। दिस इज द वेरी सिंपल थिंग। ये गवर्नमेंट इसलिए बना रही है, वो कहती है जो प्रिंट करते हैं पेपर करेंसी उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, फिर उसकी लाइफ भी बेटा खाली 3-4 साल ऐसा वो बोल रहे होती है। 6,000 करोड़ रुपए एनुअल प्रिंटिंग करेंसी में लग जाता है। तो दैट्स वाई दे आर थिंकिंग कि हम लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलें और जो ये प्लास्टिक पॉलीमर करेंसी है इनकी 10 ईयर से भी ज़्यादा की लाइफ है। आप पानी से धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, खराब नहीं होते हैं और बहुत सारी कंट्री में ऑलरेडी यही वाली करेंसी पॉलीमर नोट्स चलते हैं। तो बेटा दैट इज एवरीथिंग ओपन, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हो सकता है इसके लिए कोई ऑफिशियल भी ना बोले, पर आपको दिखने लग जाएगा कि आ रहे हैं मार्केट में करेंसी जो पॉलीमर करेंसी है और वही फिर धीरे धीरे चलने वाली। चलिए बेटा, नाइस क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अब और क्या क्या फंक्शन है। एक फंक्शन तो बेटा हमने पढ़ लिया, करेंसी अथॉरिटी, करेंसी छापने का सारा पावर सिर्फ आरबीआई के पास है। अगला पॉइंट क्या था, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए ये बैंक है बेटा। हमारे लिए बैंक क्या है, आईसीआईसीआई, पीएनबी, सिटी बैंक। ओके, ये सब बैंक हमारे लिए हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का क्या बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का बैंक क्या है बेटा, उनका बैंक है आरबीआई। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। आइए बेटा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। मतलब जो कमर्शियल बैंक सब हमारे लिए करता है वही सेंट्रल बैंक किसके लिए करता है बेटा, गवर्नमेंट के लिए। टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है बेसिकली, और सारी स्टेट गवर्नमेंट के जो बैंक अकाउंट हैं वो सेंट्रल बैंक में ओपन होंगे। आगे लिखा है बेटा एक्सेप्ट दैट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेटा J&K का तो आपको चक्कर पता ही है, अभी चल रहा है कुछ ना कुछ इशू। हालांकि सेक्शन 370 ने जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको एक इंडियन स्टेट बना दिया, बट स्टिल देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इनटू द कश्मीर एरिया। हम लोग सुनते रहते हैं, आज की भी न्यूज़ है POK, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर कुछ इश्यूज हैं और वहाँ पे पूरे तरीके से जो पूरे इंडिया में कानून लागू होता है वो वहाँ पर नहीं होता, वो थोड़ी सी स्टेट एक्सेप्शन की तरह चलती है। ओके बेटा, वहाँ पर अगर आपको पता हो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, वहाँ का फ्लैग भी अलग होता था। वहाँ का बेटा जिनको राजा बोलते थे, वहाँ के राजा श्री हरि सिंह जी, उन्होंने ना इंडिया में आना कबूल किया ना पाकिस्तान में जाना कबूल किया। उन्होंने कहा हमारी अलग ही स्टेट रहेगी, स्टेट दैट इज कंट्री कह सकते हो, रहेगी, और इसलिए उनका फ्लैग भी अलग रहा। ओके बेटा, अब धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो रही हैं, पर दैट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो प्रॉपर स्टेट है। अभी भी उसमें कुछ पार्ट पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारा है, दैट इज़ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसलिए बेटा हमारे सारे रूल लॉ उसके ऊपर बराबर नहीं लग पाते, इसलिए एक्सेप्ट है वो वाली पर्टिकुलर स्टेट दैट इज J&K। चलिए, एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। बैंकर के तौर पे वो सारा सरकार का बैंकिंग का काम सेंट्रल बैंक अपने पास करता है, खुद से करता है। इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस। बेटा हमने पढ़ा था करंट अकाउंट होता है, तो वहाँ करंट अकाउंट तो बिजनेसमैन हम जैसे लोग वो हम लोग बैंक में ओपन कराते हैं। यहाँ सेंट्रल बैंक अपना करंट अकाउंट ओपन कराएगा, सॉरी गवर्नमेंट अपना करंट अकाउंट ओपन कराएगी विद द सेंट्रल बैंक। इट एक्सेप्ट रिसीट एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। बेटा यही तो कमर्शियल बैंक करता था, पैसे लेना और पेमेंट करना। एंड कैरीज आउट एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। और अगर गवर्नमेंट को एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी चाहिए या कुछ पैसा कहीं भेजना है, रेमिटेंस का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर, लिख लो, रेमिटेंस का मतलब होता है मनी को ट्रांसफर करना, लिख लो बेटा, रेमिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ मनी। तो वो काम करते हैं, और बाकी भी जो बैंकिंग के ऑपरेशंस हैं वो काम भी यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करता है।
इट ऑल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड। बेटा आपने वहां पर भी पढ़ा कैश क्रेडिट वगैरह के लोन दिए जाते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए। यहां पर भी गवर्नमेंट को किसी चीज के लिए बेटा पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो आरबीआई उनको लोन दे देगा। द गवर्नमेंट बोरो मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल टू द सेंट्रल बैंक। सर ये ट्रेजरी बिल क्या होता है बेटा? इट इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक यूर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे हम पढ़ते हैं ना BR BP, तो जो हमारी गवर्नमेंट के पास बिल्स रिसीवेबल हैं, उनको कहीं से पैसा आना है, ऐसे उनके पास कागजात हैं, ऐसे प्रूफ हैं कि उनको पैसा आना है, इन कागजात को वो दे देते हैं किसको? सेंट्रल बैंक को। और सेंट्रल बैंक को इनफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पैसे तो मेरे पास आ ही जाएंगे, वो इसी के बेस पे बेटा गवर्नमेंट को क्या दे देते हैं? लोन दे देते हैं। तो मतलब एक तरीके का BR गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरह दे रही है, चाहे आप उसको ट्रेजरी बिल भी बोल सकते हैं। एज एन एजेंट क्या काम करता है बेटा? एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द पब्लिक डेट। अब बेटा सरकार के ऊपर पब्लिक का बहुत कर्जा होता है। पब्लिक मतलब आम आदमी, सारी पॉपुलेशन। डेट का मतलब कर्जा। सर किस चीज का कर्जा होता है बेटा? बहुत सारी चीजों का। हमारे बहुत सारे ऐसे पैसे हैं जो पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के पास पड़े होते हैं। सर कैसे पैसे? बेटा एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं PPF अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जितने भी सैलरी क्लास लोग हैं उनकी सैलरी में से कुछ पैसा कट करता है उसका एम्प्लॉयर, या कह सकते हैं उसकी कंपनी जहां वो जॉब कर रहा है, और उसका एम्प्लॉयर बेटा वो जो पैसा कट करता है वो पैसा जमा करा देता है PPF अकाउंट में। ये अकाउंट गवर्नमेंट के पास होता है, और एक तरीके से किसी एम्प्लॉय का पैसा किसके पास चला गया? सरकार के पास, और उसके पे सरकार अच्छा खासा इंटरेस्ट देती है। और एम्प्लॉय का पैसा जो कट रहा है हर महीने की सैलरी में, हर महीने की सैलरी में, वो रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय को इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा, और रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो किसी का बुढ़ापा अच्छे से बीते, इसलिए बेटा कंपनीज एम्प्लॉय का सैलरी का कुछ पार्ट PPF में डिडक्ट करके डलवाती हैं, ताकि जब वो रिटायर हो जाए उसको अच्छा खासा पैसा मिले और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिसमें बेटा हम पैसे जमा तो कराते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट के पास पैसे मिलते हैं, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी गवर्नमेंट का ही मैकेनिज्म है, आपके पैसे जोड़ के वहाँ पर जाते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा है जिसको बोलते हैं पब्लिक डेट। और इस पैसे को, जो इतना ज़्यादा पैसा सरकार के पास आता जा रहा है, इसको मैनेज कौन करेगा? सरकार का बैंक, मतलब कि सेंट्रल बैंक। जैसे बेटा हमारे पैसों को मैनेज हमारा कमर्शियल बैंक करता है, तो जो सरकार के पास पैसा पड़ा है उसको मैनेज RBI करता है। आगे चलते हैं बेटा। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी मैटर्स। तो बेटा सेंट्रल बैंक एडवाइजर का भी काम करता है। जैसे हमारा कमर्शियल बैंक हमें इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी देता है, ऐसे ही बेटा सेंट्रल बैंक भी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इकोनॉमी कैसे अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, उसके हिसाब से बताता है कि आपको कितना पैसा और लगाना चाहिए बिजनेसेस में, किनको लोन देना चाहिए, कौन से सेक्टर्स को, किनको लोन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये सब चीज़ें भी मॉनिटरी मैटर्स सेंट्रल बैंक गाइड करता है गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम। हमारे पास कितना आपका पैसा पड़ा हुआ है, आप कितने बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं, क्या वो वॉरशिप आप उस कंट्री से बाय कर सकते हैं, कितना पैसा है या नहीं है, ये सब चीज़ें सेंट्रल बैंक शेयर करता है गवर्नमेंट के साथ। चलिए बेटा नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर का बैंक है, ठीक है बेटा। अभी तो हम पढ़ रहे थे गवर्नमेंट का बैंक है, वो बैंकर्स का भी बैंक है। सर इसका मतलब बेटा, मतलब जितने भी हमारे बैंक है ना, इसको आप इस तरीके से समझो। सबसे नीचे कौन है? आम आदमी, पब्लिक। इन पब्लिक के अकाउंट हैं कहाँ कहाँ पर? बहुत सारे बैंक्स में। कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे कि बेटा ICICI बैंक, HDFC बैंक, ओके, SBI, PNB, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन सारे बैंक्स का और इसके साथ गवर्नमेंट का भी, और इसके साथ और भी अथॉरिटीज़ का, इन सब का अकाउंट का है बेटा। इन सब का अकाउंट जो है ना वो एक ही जगह है, और वो नाम है RBI का, सेंट्रल बैंक का। तो हम ये तो पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट के अकाउंट होल्ड कर रखे हैं, क्यों करे हुए हैं, लेकिन बेटा इन सारे कमर्शियल बैंक के भी तो अकाउंट किस में है? RBI के पास। तो अब हम लोग ये पढ़ने लगे। तो बैंकर्स का भी बैंक है, जो सारे बैंक है, और उनको भी सुपरवाइज, उनको भी गाइड करता है। हाँ ये बेटा पढ़े। देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री। हमारे देश में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं।
देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। इन सब कमर्शियल बैंक के ऊपर भी बेटा कोई बैंक होना चाहिए ताकि ये कमर्शियल बैंक कुछ गलत ना करें, आम जनता का पैसा इनके पास है। ओके, तो इनके ऊपर भी नजर रखता है कौन? आरबीआई। बीइंग द एपेक्स बैंक, सुप्रीम बैंक, सेंट्रल बैंक एक्ट एज द बैंकर टू अदर बैंक। ये सब बैंक्स का भी बैंक है। इन दिस सेंस इट बियर्स द सेम रिलेशनशिप, ये बिल्कुल सेम रिश्ता बना रहा है जो कमर्शियल बैंक का है एज द लेटर मेंटेन्स विद द जनरल पब्लिक। जो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के साथ रिश्ता बना रहा है वही सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के साथ रिश्ता बना रहा है। अब आपको उसके फंक्शन तो पता है, तो यहाँ आपको काफी सिमिलर फंक्शन दिखेंगे। एज द बैंकर टू बैंक सेंट्रल बैंक फंक्शन, तीन तरीके से बेटा वो कमर्शियल बैंक को फैसिलिटी देता है। पहला तरीका जिसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, दूसरा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट और तीसरा क्लियरिंग हाउस। तीनों को समझेंगे बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, जितना भी कैश है कमर्शियल बैंक के पास उनका कैश कौन रख लेगा अपने पास? सेंट्रल बैंक। जैसे हमारा कैश बेटा हम कमर्शियल बैंक पे रखवाते हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक अपना कैश कहां रखवाएगा? सेंट्रल बैंक के पास रखवाएगा। कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट। जो उनके पास बेटा पब्लिक से डिपॉजिट आया, पैसा आया, वो सारा अपने पास नहीं रख सकता बेटा। सेंट्रल बैंक को लगता है अगर उन्होंने अपने पास रखा और गलत डिसीजन ले लिए तो कल को उनके बैंक में दिक्कत आएगी और आम व्यक्ति को दिक्कत आएगी। इसलिए कमर्शियल बैंक को बोलता है कि कुछ पैसा तुम मेरे पास रखो, और वो जबरदस्ती है, आपको रखना ही पड़ेगा। जिसको हम बोलते हैं नोन एज कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर। क्या बोलते हैं बेटा? कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर। ये तो आपने मल्टीप्लायर में भी देखा। विद द सेंट्रल बैंक उनके पास रखवाना पड़ेगा। इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। इस तरीके से सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व भी कहलाया जाता है, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक का पैसा अपने पास एज अ कैश रिजर्व रखता है। अगला पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब जिसका कोई नहीं उसका तो सेंट्रल बैंक है, ऐसा मान लो। मतलब जब कमर्शियल बैंक को कहीं से कोई पैसा नहीं मिलेगा और कमर्शियल बैंक की हालात खराब होंगी तो एक ही शख्स उसको बचाने आएगा और वो है सेंट्रल बैंक बेटा। सेंट्रल बैंक को पता है हम किसी कमर्शियल बैंक को डूबने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो पब्लिक का ट्रस्ट खत्म होगा बैंकिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। इसलिए बेटा आप देख सकते हैं येस बैंक के इतने बुरे हाल हुए, तब भी येस बैंक को हमारे आरबीआई ने गिरने नहीं दिया, उसका हाथ थाम लिया और उसको लोन वगैरह देके कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने की कोशिश की। ठीक है बेटा। तो लेंडर का मतलब देने वाला, लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब कहीं से कमर्शियल बैंक को फंडिंग ना मिले, पैसा ना मिले, तो आखिरी में आरबीआई कहेगा चिंता मत करो मैं हूं ना, और उसको वो हेल्प करेगा। व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकता फ्रॉम अदर सोर्सेज, दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक। बेटा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का पापा है, ऐसे मान के चलो। तो जब उनको कहीं रास्ता नहीं दिखेगा उनके पापा बचाएंगे। अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेज एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये वाला फंक्शन से कमर्शियल बैंक बच जाएगा, सेंट्रल बैंक उसको कमर्शियल बैंक बच जाएगा, सेंट्रल बैंक उनको बचा लेगा। सेंट्रल बैंक असिस्ट दीज बैंक थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। उनकी जो सिक्योरिटीज वगैरह है वो बेच के उनको पैसा दे देगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज ये तो बेटा हम पढ़ ही चुके हैं। किसी ना किसी तरीके से वो कमर्शियल बैंक को वापस से रिवाइव करने का, बचाने का मौका देगा। और लास्ट पॉइंट इज क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब होता है बेटा? आपने कभी कभी वर्ड सुना होगा अपने पेरेंट्स से। देखो बेटा, जब हम लोग चेक इशू करके किसी को देते हैं, हमने चेक इशू करा और हमने किसी को भी दे दिया मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स ने इस चेक को बैंक में अपने जमा कराया। बैंक में जैसे ही डिपॉजिट कराया बेटा, तो वो अपनी पासबुक बैंक के अंदर ही एटीएम के पास ले गया और अपनी पासबुक में एंट्री कराने लगा। पासबुक में एंट्री कराने लगा कि जो मैंने चेक डिपॉजिट करा है इसके पैसे तो आ ही जाएंगे। बेटा आप मुझे बताओ क्या अमाउंट इस चेक का रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी बेटा, हमने चेक इशू करा मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स बैंक गया, चेक डाला, या मान लो ड्रॉप बॉक्स में डाला, या किसी को दे भी दिया, और तुरंत उसने अपनी पासबुक में एंट्री करवाने की कोशिश की। क्या उसकी पासबुक में उस चेक का अमाउंट दिखेगा या नहीं दिखेगा? ये मेरा सवाल है आप सबसे। नो सर, नो सर, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नो सर, नो सर, नो। सब बच्चे कह रहे हैं नहीं दिखेगा। आंसर इज एब्सोल्युटली क्लियर बेटा।
इतनी जल्दी आपके चेक का अमाउंट आपकी पासबुक में नहीं दिखता। अभी तो बेटा आपने बैंक में चेक जमा कराया, मिस्टर एक्स ने बैंक में जमा कराया, जो बैंक का ऑफिशियल होगा वो बेटा उस चेक की एक बार तो अपने सिस्टम में एंट्री करेगा और वेरीफाई करवाएगा दूसरे बैंक से कि क्या उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भी है जो ये पैसा देना चाहता है। अगर उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो बेटा ये चेक बाउंस हो जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा। और भी बाकी चीजें चेक करेगा तो इसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ वर्किंग आवर्स लगते हैं, तब जाके उसमें आपका अमाउंट क्रेडिट होता है, आपके अकाउंट में पैसा आता है और एक से डेबिट होता है, उसके अकाउंट से पैसा कट जाता है। दिस इज नॉट पेटीएम और गूगल पे कि बिल्कुल साइमल्टेनियसली साथ साथ ट्रांजैक्शन होगी। इट टेक्स टाइम, और उस टाइम को बोलते हैं कि बैंक किस चीज का टाइम ले रहा है, आपका चेक क्लियरिंग में है बेटा, ये टर्म यूज की जाती है। आपका चेक क्लियरिंग में है, क्लियर होने के रास्ते में है, और बेटा उसी के फंक्शन को बोलते हैं जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है, क्लियरिंग हाउस का। क्लियरिंग करने का जो काम है वो भी सेंट्रल बैंक करता है। कमर्शियल बैंक भी अपना चेक सेंट्रल बैंक को देगा तो एकदम से पैसे नहीं आएंगे, जो टाइम लगेगा वो सेंट्रल बैंक अपना चेकिंग कर रहा है, उसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। एज सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक, जैसे कि सेंट्रल बैंक के पास सारा कैश रिजर्व है कमर्शियल बैंक का, इट बिकम्स ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस। बेटा वो उनके क्लियरिंग हाउस का काम कर सकता है, क्योंकि उनके पास सारा पैसा है, तो एंट्रीज करनी है, डेबिट क्रेडिट वो आराम से कर सकता है। ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। सारे कमर्शियल बैंक का बेटा अकाउंट कहाँ होगा, किसी और कमर्शियल बैंक में नहीं, सेंट्रल बैंक में होगा। Therefore, the central bank can easily settle claim of various commercial bank against each other. तो बेटा एक कमर्शियल बैंक ने दूसरे को पेमेंट करनी है और वैसा वर्षा, ये काम सेंट्रल बैंक अपने आप कर सकता है, क्योंकि उसके पास सारे बैंक्स के पैसे हैं। जैसे बेटा राम ने चेक दिया शाम को, तो राम के पैसे कम होने चाहिए, शाम के बढ़ने चाहिए, तो बेटा राम का भी अकाउंट बैंक में है और शाम का भी बैंक में अकाउंट है, तो ये दोनों बैंक अपने आप ही एक दूसरे के पैसे प्लस माइनस करते रहेंगे। सिमिलरली बेटा कमर्शियल बैंक के भी पैसे प्लस माइनस सेंट्रल बैंक करता रहेगा बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट। एक के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, जिसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे उसका बैलेंस बढ़ जाएगा बेटा, कम नहीं होगा, पैसा बढ़ेगा, और आपका बैंक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो आपका पैसा कम हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन भी बैंक आपका परफॉर्म करता है। एज अ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर वाला कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक बेटा क्योंकि सुप्रीम पावर है, वो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, उसको बोलता है कि भाई आज से सब बैंक इससे इस परसेंटेज से इस परसेंटेज के बीच में डिपॉजिट लेंगे, मतलब एफडी का रेट चेंज कर दिया, सारे कमर्शियल बैंक इस पर्टिकुलर रेट पे लोन देंगे। ओके बेटा, ये पावर्स कमर्शियल बैंक की इंडिपेंडेंट नहीं होती कि उसका जो मन कर रहा है वो एफडी पे लोगों को इंटरेस्ट बांट दे या लोन किसी भी रेट पे दे दे। कमर्शियल सेंट्रल बैंक एक परसेंटेज की विंडो देती है। जैसे बेटा ऐसा मान लो सेंट्रल बैंक ने बोला देश की हालात को देखते हुए सभी कमर्शियल बैंक एफडी के ऊपर 5 से लेकर 9% का ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अब बेटा सारे बैंक की मर्जी है, वो 6% दें, 7 दें, 8 दें, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने बोला। ऐसी आरबीआई कहेगा अगर तुम लोन बांट रहे हो तो जो लोन का रेट है वो 10 से 15% के अंदर अंदर होना चाहिए। तो बेटा कोई भी बैंक 16% पे लोन नहीं देगा और 10 से कम पे भी नहीं देगा। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाए वो सेंट्रल बैंक ने बनाए। इसके बीच में तुम कितना भी प्ले कर सकते हो, कुछ भी रेट रखो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। द रेगुलेशन ऑफ बैंक में बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग। बेटा नए बैंक को लाइसेंस लेना है तो वो लाइसेंस किससे लेगा, दिल्ली पुलिस से लेगा? नहीं, ठीक है बेटा, ये हम कोई और चीज़ का लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। ओके, कहीं अनशन पे बैठने का, विरोध करने का लाइसेंस नहीं ले रहे कि दिल्ली पुलिस से लेंगे। ठीक है बेटा, क्या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से लेंगे? नहीं, कोई कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस नहीं ले रहे। ये लाइसेंस लेंगे हम आरबीआई से। जो भी नया बैंक होगा उसको अगर बैंक बनना है उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से। ब्रांच को एक्सपेंड करना है, ब्रांच के साइज को बढ़ाना है बेटा, तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, अपने एसेट्स को बेचना है, कंप्यूटर्स पुराने हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, आरबीआई से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैनेजमेंट चेंज करना है कमर्शियल बैंक को, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंज करना है, अपने ऑडिटर चेंज करने हैं,
ऑडिटर बेटा आपको पता है कौन होता है, जो बैंक के अंदर सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है, बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं। तो बेटा तुम ऑडिटर चेंज कर रहे हो तो आरबीआई को कुछ घपला लगता है, क्यों कर रहे हो, वो एक्सप्लेनेशन मांगेगा, ऑडिटर को भी बुलाएगा कि ये तुम्हें चेंज करने की बात कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए रेडी हो? वो कहेगा मुझे पता है क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनके कुछ एरर और फ्रॉड पकड़ लिए हैं। तो फिर सेंट्रल बैंक कहेगा अब तो ये चेंज नहीं होगा ऑडिटर, और पूरी ऑडिट रिपोर्ट यही फाइनल करेगा। तो बेटा इसलिए चेकिंग करनी जरूरी है ताकि आपका पूरा सिस्टम जो है वो हिल ना जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। मर्जिंग, कुछ बैंक्स को मर्ज कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी हो जाएंगे कि दो बैंक आपस में मिल गए, सेंट्रल बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने पास्ट में देखा बहुत सारे बेटा बैंक्स जो हैं वो मर्ज हो गए। एक बैंक होता था इलाहाबाद बैंक, एक बैंक होता था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी, वो सब मर्ज हो गए किसमें, इंडियन बैंक में। ऐसी एसबीआई में बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए। तो बेटा वो तभी होंगे जब आरबीआई अलाउ करेगा। वाइंडिंग अप, किसी को अपना बैंक का बिजनेस बंद करना वगैरह, मैं नहीं करूंगा, कुछ और काम करूंगा, मेरे बैंक को डिसॉल्व कर दो। आरबीआई पहले चेक करेगा क्या सारे डिपॉजिटर के पैसे दे दिए जा चुके हैं, कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया इस बैंक ने, उसके बाद सब कुछ ठीक करा तो वो अलाउ कर देगा। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक। बेटा बैंक का पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता है, चेकिंग होती है, मतलब ऑडिट्स होते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट ऑडिट। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्करेंट ऑडिट। खाली नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, बाकी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ये भी अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए फर्म्स करती हैं बैंक्स का ऑडिट। एंड द रिटर्न्स फाइल्ड बाय देम, और उनके बिहाफ पे रिटर्न फाइल होती हैं। जैसे एक इंडिविजुअल को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है आईटीआर, ऐसे बेटा बैंक्स को भी बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं विद द सेंट्रल बैंक, जिसको वो चेक कर सकती है सेंट्रल बैंक कि कैसे इनका बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी बेटा। और अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं कि कैसे अब सेंट्रल बैंक देश के अंदर मनी की सप्लाई को, जो पैसा घूम रहा है, वो और बढ़ा सकता है या उसको कंट्रोल कर सकता है। सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे स्विचेस होते हैं, वो एक स्विच को घुमाएगा, आपको इकोनॉमी में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, या तो पैसा बढ़ेगा या कम हो जाएगा। तो उसके बाद हर तरीके के स्विच है बेटा, उसको एक स्टेप लेना है और मनी सप्लाई बढ़ या कम हो सकती है, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो आई थिंक हमारी लास्ट होगी, और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जितना यहाँ तक पढ़ा बेटा उसको कवर कीजिए। मैं आपको इस यूनिट का टेस्ट भी अनाउंस करूँगा, जो अलग अलग करके होगा। मनी का टेस्ट अलग होगा और बैंकिंग का अलग होगा, जिससे आप दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करें। मनी का तो आप प्रिपरेशन करके ही रखो, वो तो कभी भी आपका टेस्ट अनाउंस हो सकता है बेटा। तो मिलेंगे अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे